7 मार्च 1971 ढाका रेस कोर्स ग्राउंड में शेख मुजीबुर रहमान अपने ही देश की सरकार के खिलाफ एक स्पीच देता है। चट्टग्राम, खुलना, राजशाही, रंगपुर। ये स्पीच एक लड़ाई का हिस्सा थी जो आगे जाके भारत और पाकिस्तान की वॉर में बदलने वाली थी। उन्नीस 1971 की वो मशहूर जंग जिसने हमें कई जाबाज दी। उन्हीं में से एक था लुधियाने का एक हीरो जिसने धरती का कर्ज जान देकर चुकाया। इंडियन एयरफोर्स का इकलौता परमवीर चक्र अवॉर्डी, 26 साल का एक लड़का जिसका शरीर तो आज तक नहीं मिला, लेकिन उसके शौर्य के चर्चे हर घर में गूंजे। वेलकम टू इंडियाज क्रेजीस्ट बैटल स्टोरीज। आई एम जैन अनवर and this is the story of flying officer Nirmaljeet Singh Sekhon and the story of his shahadat. उन्नीस 1971 की जंग शुरुआत में पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था, जहां ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच परसों से चीजें खराब चल रही थी। ये तो आप जानते ही होंगे कि 1947 में इंडिया के डिवीजन के बाद दो पाकिस्तान बने, पंजाबी डोमिनेटेड वेस्ट पाकिस्तान और बंगाली डोमिनेटेड ईस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर तक फैला इंडिया। 1971 तक पाकिस्तान को बने हुए 24 साल हो चुके थे, और इन 24 सालों में ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ही ट्रीट किया गया। पॉपुलेशन वाइज ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा लोग रहते थे। इकोनॉमी में ईस्ट पाकिस्तान ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन इन सब का फायदा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था। ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि कल्चरल सेपरेशन भी था। उर्दू लैंग्वेज को फोर्स किया जा रहा था। पंजाबी और उर्दू वाज डोमिनेटिंग बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर, और इसी को अपनी आवाज बनाई ईस्ट पाकिस्तान के एक नेता मुजीबुर रहमान ने। 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए, द बिगेस्ट एवर इन पाकिस्तान। मुजीब की पार्टी अवामी लीग ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, 167 आउट ऑफ 313 सीट्स। मुजीब वाज सपोज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक बंगाली पूरे पाकिस्तान पर राज करेगा। प्रेसिडेंट याह्या खान ने पावर ट्रांसफर में टालमटोल करना शुरू कर दिया। एवरी डे अ न्यू रीजन टू नॉट लेट मुजीब टेक द चेयर। ईस्ट पाकिस्तान, जहां लोग पहले ही पाकिस्तान की नाइंसाफियों से नाराज थे, स्टार्टेड गेटिंग एजिटेटेड। प्रोटेस्ट की लहर चल पड़ी, स्ट्राइक्स हो रही थी, पूरा आंदोलन मोमेंटम पकड़ रहा था। और फिर 7 मार्च को मुजीब ने पब्लिक को एड्रेस किया। रेडियो पर लोग कान लगाए बैठे थे, हर जगह लाउडस्पीकर लगे हुए थे। पूरे ईस्ट पाकिस्तान ने उनकी स्पीच सुनी। उन्होंने अपने हक और इंसाफ की बात करी। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। मुजीब का कहना साफ था, ये लड़ाई उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, ये स्ट्रगल इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था। जब स्पीच खत्म हुई तो पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज रहा था। लोग हवा में जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे। मुजीब ने यह कह दिया था कि इस बार की लड़ाई आर या पार की लड़ाई थी। मुजीब की स्पीच के बाद वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप में पैनिक फैल गया था। ईस्ट पाकिस्तान का अलग होना पाकिस्तान को बर्दाश्त ही नहीं था। तब जनरल टिक्का खान को ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया। उनके ऑर्डर्स बहुत सिंपल थे, रिबेलियन को क्रश करना है किसी भी कीमत पर। एंड व्हाट ही डिड देन वाज व्हाई ही वाज कॉल्ड द बुचर ऑफ बंगाल। पच्चीस मार्च 1971 रात को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ये कोई नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, प्लान्ड जेनोसाइड था, अ सिस्टमैटिक मैसेकर। टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स सड़कों पर थे, हेवीली आर्म ट्रूप्स पोजीशन पर डिप्लॉय हो गए थे, और पहला मेजर टारगेट था ढाका यूनिवर्सिटी।
क्योंकि यहाँ से इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस और स्टूडेंट एक्टिविज्म सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था। इकबाल हॉल और जगन्नाथ हॉल्स पर टैंक ने अटैक करना शुरू करा। स्टूडेंट्स को सोते सोते भी मारा गया। हर कोई जो बांग्लादेशी मूवमेंट का सिंपैथाइजर या सपोर्टर था उसको मार गिराया गया। इसी वजह से हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। शंकरी बाजार, जहां सदियों से आर्टिजन्स काम करते आए थे, वहां की शॉप्स को तोड़ दिया गया, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करा गया। औरतों के साथ जो किया गया वो बताने लायक भी नहीं था। उसी रात मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें वेस्ट पाकिस्तान ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। अगली सुबह ढाका में कर्फ्यू था, लेकिन रात में जो कुछ हुआ था वो किसी से छुपा नहीं था। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, इमारतों से धुआं उठ रहा था, पूरा ढाका खून से ढका हुआ था। रेडियो पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया, Law and order situation has been brought under control. Miscreants have been dealt with firmly. लेकिन ये झूठ था। सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी एक लंबी और खूनी लड़ाई की। ऑपरेशन सर्चलाइट और उसकी ब्रूटैलिटी महीनों तक चलती थी। पाकिस्तानी आर्मी हर शहर, हर कस्बे, हर गांव तक पहुंची। कितने लोग मारे गए इसका एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी 3 लाख के आसपास का आंकड़ा बताते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का माने तो ये नंबर 10 लाख तक हो सकता था। इतनी भयंकर वायलेंस के बाद लोगों के पास भाग निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हजारों से शुरू हुआ सिलसिला जल्द ही लाखों रेफ्यूजीज तक पहुंच गया। उन सब की मंजिल और उम्मीद थी इंडिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें पैदल चलते हुए अपने घर, जमीन, पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय में रेफ्यूजी कैंप्स बने, लेकिन जल्दी भीड़ से भर गए। लोग सड़कों के किनारे, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, इनफैक्ट कलकत्ता की फुटपाथ पर रहने को मजबूर थे। जून 1971 तक 7 लाख रेफ्यूजीज इंडिया आ चुके थे और नवंबर तक यह आंकड़ा 1 करोड़ हो गया था। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग कोई छोटी संख्या नहीं होती। ये सब होमलेस थे, सब हेल्पलेस थे। एंड नाउ इंडिया कुड नो लॉन्गर अफोर्ड टू स्टे क्वाइट। इंडिया वॉज नाउ इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस। 1 करोड़ रेफ्यूजीज को हैंडल करना, उन्हें खाना, शेल्टर देना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, इंडिया की इकोनॉमी जो पहले से ही कमजोर थी, ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिचुएशन को असेस किया और एक क्लियर डिसीजन लिया। सिर्फ रेफ्यूजीज को ह्यूमैनिटेरियन एड देना काफी नहीं होगा। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था, और वो सोल्यूशन एक ही था, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट देना। जब तक बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नहीं होता, तब तक ये रेफ्यूजी क्राइसिस खत्म नहीं होगी। इंडिया ने सीधा जंग छेड़ने के बजाय डिप्लोमेसी के साथ कोवर्ट स्ट्रैटेजी बनाई, इंटरनेशनल सपोर्ट बनाया और साथ ही साथ रॉ, आर्मी और बीएसएफ के जरिए बंगाली रेसिस्टेंस को क्वाइटली सपोर्ट दिया, खुद को तैयार किया। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म से बच गए लोग एकजुट होने लगे थे और इनकी एक आर्मी बनी, मुक्ति बाहिनी। ज्यादातर नौजवान, कुछ तो सिर्फ टीनेजर्स जो बदला नहीं बल्कि अपनी वतन और इज्जत के लिए लड़ना चाहते थे। इंडिया ने उन्हें बॉर्डर के पास सीक्रेट कैंप्स में गुरिल्ला ट्रेनिंग दी, मॉडर्न हथियार और वॉरफेयर टैक्टिक्स सिखाए, उनको एक ऑर्गेनाइज मिलिशिया में बदल दिया। अप्रैल 1971 से मुक्ति बाहिनी ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पोस्ट पर हिट एंड रन रेड शुरू कर दी, सप्लाई लाइन्स तोड़ दी, कम्युनिकेशन टावर्स उड़ा दिए। ये गुरिल्ला अटैक्स इतने अनप्रेडिक्टेबल थे कि पाकिस्तान आर्मी को समझ ही नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहां से आ रहा है और उसको कैसे रोका जाए। वहीं इंडियन आर्मी भी धीरे धीरे वॉर में इन्वॉल्व होने लगी थी। बॉर्डर पर छोटी छोटी झड़पें होने लगी थी, टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान को अभी आभास हो चुका था कि भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है और इससे पहले भारत उनको और नुकसान पहुंचाए, उन्होंने इंडिया पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए। 3 दिसंबर 1971
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च किया। ये इसराइल की 6 डे वॉर स्ट्रैटेजी की कॉपी थी, जिसमें उन्होंने 1967 में इजिप्शियन एयरफोर्स को ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। पाकिस्तानी प्लान सिंपल था, 11 इंडियन एयरबेसेस पर एक साथ अटैक करना। सरप्राइज का एलिमेंट होगा, हेवी बॉम्बिंग होगी, मैक्सिमम डैमेज होगा। ऑन पेपर प्लान एकदम सॉलिड था, सिवाय एक डिटेल के, they were messing with the Indian Air Force. IAF इस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड थी। जब पाकिस्तानी प्लेन्स आए तो उन्हें उम्मीद से कहीं ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस मिला। कुछ बॉम्ब्स रनवे पर लगे ज़रूर, कुछ एयरक्राफ्ट को डैमेज भी हुआ, लेकिन वो मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ जो पाकिस्तान चाहता था। उल्टा पाकिस्तान के 4 एयरक्राफ्ट्स भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिए। रात को ठीक 9 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे देश को एड्रेस किया। रेडियो पर उनकी आवाज़ गूंजने लगी। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। द वॉर वाज नाउ ऑन। उसी रात इंडियन एयरफोर्स ने मैसिव काउंटर अटैक ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तानी एयरबेसेस पर हेवी बॉम्बिंग हुई। पेशावर, सरगोदा, कराची, पाकिस्तान एयरफोर्सेस को हेवी लॉसेस उठाने पड़े। मैसेज साफ था, भारत किसी से डरता नहीं। ग्राउंड ऑपरेशंस भी तुरंत शुरू हो गए, दोनों फ्रंट्स पे। इधर राजस्थान सेक्टर में, पंजाब सेक्टर में, कश्मीर सेक्टर में ये अब एक फुल फ्लेजेड वॉर थी। बट इन सब के लिए स्पीड ज़रूरी थी, क्योंकि विंटर सर पर थे। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा था एंड इंडिया नीडेड अ डिसाइसिव एंड फास्ट विक्ट्री। और तभी वो दिन आया जब एनजेएस शेखों को भारत माता ने आवाज़ लगाई। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर उस साल दिसंबर की सर्दी अपने चरम पर थी। टेम्परेचर -4 तक पहुंच चुका था। कोहरा इतना ज़्यादा था कि विजिबिलिटी को एकदम गिरा देता था। किसी भी वॉर लड़ रहे मुल्क के लिए ये बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। श्रीनगर एयरबेस पर माहौल एकदम अलग था। उस वक्त इंडिया एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वजह से श्रीनगर में परमानेंट एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट डिप्लॉय नहीं कर सकता था। इसीलिए जंग की शुरुआत के बाद जो पायलट्स को वहां जल्दी जल्दी में भेजा गया, वो ना तो टेरेन को बहुत अच्छे से समझते थे, ना ही कश्मीर की सख्त सर्दी से अवेयर थे। पर श्रीनगर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था। अगर यहाँ इंडिया ने कंट्रोल खो दिया तो पूरी कश्मीर वैली, जिसपे पाकिस्तान की शुरुआत से नजर थी, वो उनके कंट्रोल में आ सकती थी। IAF न्यू दैट पाकिस्तान माइट अटेम्प्ट टू अटैक द एयरबेस एंड एवरी ऑफिसर देयर वाज विजिलेंट एज अ हॉक। उन्हीं में से एक थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों। 26 साल के निर्मलजीत सिंह पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव ईसेवाल के थे। एक एयरफोर्स फैमिली से आते थे। उनके पिता तरलोचन सिंह इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर थे, जिनका पायलट बनने का सपना उनके बेटे ने अपना लिया था। हलवारा एयरबेस के पास पलते बढ़ते निर्मल को बचपन से ही प्लेन से प्यार हो गया था। इंजीनियरिंग छोड़कर उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की, ट्रेनिंग में एक्सेल किया और नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स का हिस्सा बने। ये स्क्वाड्रन नैट्स उड़ाते थे। इनका मोटो तीव्र और निर्भय, यानी फास्ट एंड फियरलेस। एंड एवरी बिट ऑफ दैट मोटो एनजेएस शेखों इनकॉर्पोरेटेड इन हिज लाइफ एंड हिज मार्टरडम। इसी साल फरवरी में उनकी शादी हुई थी। घर में नई दुल्हन थी जिसको अकेले छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन भारत माता की पुकार को कौन टाल सकता था। स्क्वाड्रन में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलदीर सिंह घुम्मन उनके मेंटोर बने। नैट एयरक्राफ्ट की हर छोटी बड़ी ट्रिक उन्होंने शेखों को सिखाई। और तब शेखों का एक फ्रेज हुआ करता था, मुझे दुश्मन के धुएं उड़ाने हैं। उस धुएं उड़ाने का इंतज़ार लंबा था, लेकिन आखिरकार 14 दिसंबर को वो वक्त आ गया था। श्रीनगर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पेशावर में एक प्लान बन चुका था। सर्दियां, कोहरे और सुबह का फ़ायदा उठाकर श्रीनगर पर हमला करने का प्लान। पाकिस्तान को इंटेलिजेंस थी दैट श्रीनगर्स डिफेंसेस वो वीक, विल फ्लाई इन एंड बॉम्ब द एयरबेस। उसके रनवे को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि इंडिया उसे आगे भी यूज़ ना कर सके। एयरबेस पे खड़े प्लेन्स को बॉम्ब कर देंगे एंड देन क्रिएट हैवक एट द सिटी। 14 दिसंबर 1971 सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स के विंग कमांडर शरबत अली चंगेज़ी
अपने 6 F-86 सेबर्स के साथ श्रीनगर की तरफ उड़ान भरते हैं। ये अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट्स थे, तेज, हार्ड हिटिंग, लीथल। इनमें से 4 एयरक्राफ्ट्स बॉम्ब कैरी कर रहे थे और 2 एयरक्राफ्ट्स कवर के लिए थे, किसी भी इंटरसेप्शन से बॉम्बर्स को बचाने के लिए। इन्होंने ट्री टॉप लेवल फ्लाई किया, यानी करीब करीब एक ऊंचे पेड़ की जितनी हाइट पर ये फ्लाई कर रहे थे। ये हाई रिस्क मैन्यूवर इसलिए किया जाता है ताकि रेडार से बचा जा सके। एंड एट दैट लेवल दे आर फ्लाइंग थ्रू वैलीज अनडिटेक्टेड। देयर ओनली मोटिव, डिस्ट्रक्शन ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर एयरबेस पे उस दिन फॉलन नैट्स खड़े थे। ये 1950s के ब्रिटिश डिजाइन फाइटर प्लेन्स थे, लाइट वेट, एजाइल। इनका छोटा साइज इन्हें एजिलिटी देता था, विच मेड दीज एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली यूजफुल। नाउ पाकिस्तान के सेबर्स ऑन पेपर नैट से ज़्यादा अकम्प्लिश थे, लेकिन 1965 की जंग में इन नैट्स ने सेबर्स को धूल चटा दी थी। एंड हेंस इन एयरक्राफ्ट को प्यार से सेबर स्लेयर्स भी कहा जाता था। बहरहाल उस सुबह श्रीनगर एयरबेस पर रेडीनेस ड्यूटी पर 4 मेन लोग थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह घुम्मन, जिनको स्क्वाड्रन में जी-मैन कहा जाता था, एक सीनियर और एक्सपीरियंस नैट पायलट। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भी थे, हु वाज कॉल्ड ब्रदर। सेखों और घुम्मन फ्लाइंग ड्यूटीज पर थे। इसके अलावा थे फ्लाइंग ऑफिसर वाई सिंह, कॉल साइन योगी, रोल विजुअल ऑब्जर्वेशन, वार्निंग एंड कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग रेड्स। फ्लाइंग ऑफिसर GM डेविड, कॉल साइन पूछ, रोल मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पोस्ट एंड एयर स्पेस एक्टिविटी। श्रीनगर की वो सुबह एकदम शांत थी, जरूरत से ज्यादा शांत। रेडार्स खामोश थे, देयर वाज नो मूवमेंट एनीवेयर। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 एयरक्राफ्ट्स पहाड़ों, वैलीज और टेरेन्स का फायदा उठा के भारतीय सीमा को लांघ चुके थे और श्रीनगर एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में आसमान में जहाजों की गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। आवाज सुनते ही योगी और हूच ने शोर मचाना शुरू करा। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, एनिमी एयरक्राफ्ट स्पॉटेड, 6 फाइटर्स इन टोटल, स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल, एनिमी अटैक। घुम्मन और सेखों वर इन देयर एयरक्राफ्ट इन नो टाइम। पाकिस्तानी सेबर्स तेजी से एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे और इन 2 इंडियन प्लेन्स को पाकिस्तान के 6 जहाजों का सामना करना था। घुम्मन, द मोर एक्सपीरियंस ऑफ द 2, वाज द फर्स्ट टू टेक ऑफ। एंड व्हाइल दैट वाज हैपनिंग, पाकिस्तानी सेबर्स रनवे पर हमला करते थे। रनवे के पास बॉम्ब्स गिरते हैं, जमीन फट जाती है, मलबा और धुआं हवा में उठने लगता है और विजिबिलिटी लगभग 0। इसी केओस के बीच फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन ने मुश्किल हालातों में टेक ऑफ मैनेज किया और आसमान में दुश्मन एयरक्राफ्ट को ढूंढने लगे। लेकिन उनके उड़ने के बाद बॉम्बिंग से उठने वाले धुएं और कोहरे का एक डेडली कॉम्बिनेशन बना और अब विजिबिलिटी बिल्कुल गायब थी। पाकिस्तानी सेबर्स लगातार रनवे पर अटैक कर रहे थे। द रनवे वॉज एब्सोल्युटली डैमेज्ड। ये वही रनवे था जहाँ से सेखों को टेक ऑफ करना था। उस रनवे से टेक ऑफ करना ही मौत से खेलने के बराबर था। Anybody would have abandoned a takeoff, but not an Indian Air Force pilot. उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर ट्रस्ट किया, आर्टिफिशियल होराइजन को देखा, विंग्स को लेवल रखा, एयर स्पीड मेंटेन करी एंड ही वाज ऑफ। इन दैट डायर सिचुएशन सेखों अपने नेट के साथ हवा में थे, रेडी टू फाइट द पाकिस्तानी सेबर्स। लेकिन अब सिचुएशन क्या थी? ड्यू टू द डस्ट, क्लाउड एंड फॉग, सेखों और घुम्मन का विजुअल कॉन्टैक्ट टूट चुका था। घुम्मन कुड नॉट स्पॉट एनीथिंग। निर्मल ने क्विक विजुअल स्कैन किया। 6 सेबर्स थे, तो ऑलरेडी बॉम्ब ड्रॉप कर चुके थे, रिफॉर्म कर रहे थे, 2 अभी डाइव में थे, बॉम्बिंग करने जा रहे थे और बाकी 2 सपोर्ट पोजीशन में थे। जी-मैन कहाँ थे? वो कहीं कोहरे में खो गए थे। व्हाट दैट मेंट वाज, सेखों इस बैटल में एकदम अकेले थे। 6 पाकिस्तानी सेबर्स के सामने एक हिंदुस्तानी नैट। 6 वर्सेस 1, द ऑड्स वर इम्पॉसिबल। कोई भी सेन पायलट इस सिचुएशन में एंगेज नहीं करता, लेकिन निर्मल का दिमाग कुछ और सोच रहा था। निर्मल को दुश्मन के धुएं उड़ाने थे। आउटनंबर्ड होते हुए भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने डिसएंगेज करने के बजाय लड़ने का फैसला किया। 6 वर्सेस 1, सेखों was going in a battle with the stakes were highly against him. उन्होंने उन पाकिस्तानी सेबर्स को एंगेज किया जो बॉम्बिंग के बाद रिफॉर्म कर रहे थे। ये वो पल था जब एनिमी एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। धुएं को चीरते हुए निर्मल के नेट ने एक शार्प हाई स्पीड टर्न लिया और सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़े। सेबर्स ने इस जहाज को उनके पीछे आते देख के रिएक्ट करा। नाउ देयर वाज अ प्रॉपर डॉग फाइट इन द स्काई ऑफ श्रीनगर।
निर्मल का नैट was chasing the Pakistani sabers. Distance तेजी से कम हो रहा था. Sekhon was waiting for the perfect moment to release his guns. And then it happened. गन साइट लॉक हुआ, अल्टीट्यूड मैच करा एंड इन अ स्प्लिट सेकंड सेखों के नैट से 30 mm के कैनन्स फायर हुए. ट्रेसर राउंड्स हवा में चमकने लगे. वो फायरिंग एकदम सटीक थी एंड विद इन अ ब्रेथ ही हिट द सेबर्स. एक सेबर पर डायरेक्ट हिट्स लगे, प्लेन से काला धुआं निकलता दिखाई दिया एंड द प्लेन स्टार्टेड गोइंग डाउन. 1 आउट 5 टू गो. निर्मल ने तुरंत दूसरे एयरक्राफ्ट को एंगेज किया. सिमिलर टैक्टिक्स एंड विद इन नो टाइम, इससे पहले कि पाकिस्तानी सेबर्स समझ भी पाते कि क्या हो रहा है, सेखोज नेट वाज ऑल ओवर देम. अगेन अ राउंड ऑफ बुलेट, अनदर हिट. दूसरे सेबर को भी नुकसान पहुंचाया. ब्लैक स्मोक इमर्ज फ्रॉम द प्लेन एंड द पायलट इमीडिएटली रिट्रैक्टेड. वो जहाज श्रीनगर से दूर रजौरी सेक्टर की तरफ मुड़ा. डिसएंगेज्ड एंड आउट ऑफ द फाइट. 2 आउट, नाउ 4 टू गो. श्रीनगर एयरबेस को खत्म करने के मंसूबे से आए पाकिस्तानी सेबर्स वर नाउ शेल शॉक्ड. लुधियाने का एक 26 साल का लड़का उनके धुएं उड़ा चुका था. मिशन कमांडर चंगेजी जान चुका था दैट दिस वाज नो ऑर्डिनरी पायलट. उन्होंने अपने टीम को ऑर्डर दिया कि सारे एयरक्राफ्ट्स को एक साथ इस नैट पर कंसंट्रेट करना था. अब डॉग फाइट का दूसरा पार्ट शुरू हुआ. ट्री टॉप लेवल पर, कश्मीर के पहाड़ों के बीच. कश्मीर का टेरेन, लो विजिबिलिटी और लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर एनी पायलट. एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी, लेकिन यही नैट की एजिलिटी का फायदा था. टाइट टर्न, सडन मैनूवर्स और लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड ऑफ कोर्स फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की एबिलिटी ने सेबर्स के लिए सिचुएशन मुश्किल बना दी. कंट्रोल टावर और जी मैन रेडियो पर निर्मल को कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था. शायद कॉम्बैट की इंटेंसिटी के कारण या शायद रेडियो के डैमेज होने की वजह से. कुछ मिनट्स तक ये इंटेंस कॉम्बैट चलता रहा. 4 पाकिस्तानी सेबर्स एक नैट के पीछे नाच रहे थे. रिपोर्ट्स कहती हैं कि अपने फ्लाइंग स्किल से उन इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी सेखों बार बार बचते रहे एंड इनफैक्ट एक एयरक्राफ्ट के खिलाफ शूटिंग पोजीशन पर भी आ गए थे. लेकिन तभी एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की बंदूक के निशाने पर सेखों का नैट आया. आखिरकार नंबर्स का प्रेशर हावी हो गया. मल्टीपल एंगल से फायरिंग हो रही थी और एक एक्यूरेट बर्स्ट ने निर्मल के नैट को हिट कर दिया. निर्मल के नैट पर मल्टीपल हिट्स लगी. कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि बहुत बाद में जब रैकेज की जांच हुई थी तब 37 बुलेट के मार्क्स काउंट किए. 37 बुलेट्स. और तब फाइनली रेडियो पर सेखों की आवाज आई, एकदम शांत, एकदम प्रोफेशनल. आई थिंक आई हैव बीन हिट. सेखों वाज इंस्ट्रक्टेड टू इजेक्ट, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. एयरक्राफ्ट कुछ सेकंड के लिए सीधा उड़ा, जिससे निर्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, और फिर अचानक इन्वर्ट हो गया, कंप्लीटली अपसाइड डाउन. निर्मल ने इजेक्शन अटेम्प्ट किया, कैनोपी निकल गई, लेकिन एयरक्राफ्ट बहुत नीचे था और डैमेज की वजह से इजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया. उनका नैट पहाड़ियों के बीच में एक गहरी खाई में क्रैश हो गया. एक जोर का धमाका हुआ, जमीन कांप उठी. उस धमाके की गूंज पूरी वादी ने सुनी. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों वीरगति को प्राप्त हो गए. बट इन हिज फाइनल मोमेंट्स इन दिस वर्ल्ड he lived up to the motto of his squadron. तीव्रता और निर्भय. उनके शौर्य की बदौलत पाकिस्तानी सेबर्स लौट के अटैक करने नहीं आए. They turned back to पाकिस्तान और श्रीनगर पे बॉम्बिंग का उनका मंसूबा नाकाम रह गया. उस सुबह निर्मल सिंह सेखों के बलिदान ने कई जानें बचा ली. पाकिस्तान ने फिर कभी भी नॉर्दर्न सेक्टर में बड़ा अटैक नहीं किया. श्रीनगर was saved. क्रैश के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ. कई आर्मी यूनिट्स लगाई गईं, एयरफोर्स की बाकी टीम भी इन्वॉल्व हुई. सब जुट गए थे उस बहादुर योद्धा के शरीर को वापस लाने के लिए, उसे तिरंगे में लपेटकर एक आखिरी सलामी देने के लिए. लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखों की बॉडी कभी नहीं मिली. कश्मीर की मिट्टी उन्हें जज्ब कर गई. वो तिरंगे में लिपटकर घर तो नहीं आए, लेकिन वादी के पेड़ों, फूलों और नदियों में उनकी खुशबू महक चुकी थी. दो दिन बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया. जंग खत्म हो गई. महीने भर बाद रिपब्लिक डे आया. प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने 4 परमवीर चक्र दिए, सब पॉस्थमस, मरणोपरांत. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल इंडियन एयरफोर्स के पहले और अब तक के इकलौते परमवीर चक्र विनर बने.
उनका अवार्ड लेने उनके पिता तरलोचन सिंह, उनकी मां हरबंस कौर और उनकी पत्नी मंजीत भी आई। वही मंजीत जो शादी के 10 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। इस परिवार के सपने टूट चुके थे, लेकिन सर गर्व से ऊंचा था। दिल खोखला सही, लेकिन सीना गुरूर से चौड़ा था। पंजाब का एक और लाल अपने देश पर कुर्बान हो चुका था। मुल्क ने उनकी शहादत को भुलाया नहीं। 1985 में एक मरीन टैंकर बना जिसका नाम रखा गया फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों पीवीसी। लुधियाना में उनका एक स्टैचू लगाया गया, साथ में ही एक पुराना नेट भी रखा गया। आईएफ म्यूजियम पालम में आज भी उनका स्टैचू है। साल 2000 में उनके नाम का एक पोस्टल स्टैंप इशू हुआ। 1988 में दूरदर्शन ने एक सीरीज बनाई परमवीर चक्र, उसमें एक एपिसोड उनका भी था। बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ ने निर्मल का ही रोल प्ले किया। निर्मल के शौर्य को दुश्मन ने भी माना। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कॉमोडोर कैसर तुफैल ने अपनी किताब में इस लड़ाई का डिटेल विवरण करा है। एक और पायलट सलीम बेग मिर्ज़ा ने भी इनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। बेग वही पायलट थे जिन्होंने निर्मल को शूट किया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों पीवीसी की कहानी देश के उन हजारों जाबाजों में से एक कहानी है। निर्मलजीत सिंह सेखों एक ऐसा नाम बन गया जो आसमान पर लिखा गया, एक ऐसा नाम जो कभी नहीं मिट सकता था। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की कहानी थी जिसने सपनों से पहले वतन को चुना, दुश्मन के सामने डटे रहकर आखिरी सांस तक लड़ने को चुना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुछ लोग मरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं। मगर इस वीरता के पीछे एक परिवार भी था जो 14 दिसंबर के उस नामुराद दिन अंधेरे में डूब गया। जिस पिता की छाती गर्व से चौड़ी तो थी, लेकिन उसी सीने में एक खालीपन भी था। एक माँ की गोद थी जिसमें उसका लाडला इत्मीनान से लेटा करता था, वो सिर्फ सूनी रह गई। और फिर मंजीत कौर, वो लाइफ पार्टनर जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी, जिसकी शादी को सिर्फ 10 महीने हुए थे। उसके तमाम अरमानों पर पानी फिर चुका था। उसका साथी, उसकी मोहब्बत ने इस बार उड़ान भरी तो धरती पर कभी लौटा ही नहीं, किसी और ही दुनिया में चला गया। जंग चाहे जीत दे या हार, वो किसी ना किसी आंगन से हंसी छीन कर ही जाती है। एक फौजी को अमर ज़रूर बना देती है, लेकिन उसके पीछे तड़पने के लिए छूट जाता है एक भरपूर परिवार।